हाय दोस्तों, मैं हूं सन्नाटे में गूंजती वो आवाज जो सन्नाटे में छिपा हुआ राज सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और सच में ये राज जानने के लिए जो हिम्मत और साहस चाहिए वो सिर्फ आप लोगों के प्यार और भरोसे से मिलता है। और जब भी मैं एक ऐसी जगह पर होता हूं जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है, तो मुझे सिर्फ एक ही एहसास होता है कि श्श, कोई है। या एक नई आपबीती का एहसास होता है, क्योंकि हर एक सुनसान अंधेरा अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपाए होता है। और अगर हम उसे जानना चाहते हैं तो हम में इतना साहस होना चाहिए कि हम बिना डरे आगे बढ़ते रहें। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी के जाने से नहीं आता, बल्कि उम्मीद के खत्म होने से पैदा होता है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां शाम ढलते ही आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं, और फिर जो बचता है वो है सिर्फ सन्नाटा। इस कहानी के किरदार बिल्कुल आम लोग हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आम नहीं था। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी अगली कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताना आपको कहानी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी कहानियां ला सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम मनीष है। तो चलिए अब ये कहानी मनीष जी के नजरिए से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। लाखों लोग इस देश में गरीबी की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी गरीबी का बोझ उठाया है जो आपकी केवल जेब खाली नहीं करती, बल्कि आपकी आत्मा को भी खा जाती है? मैं 19 साल का एक तंदुरुस्त युवक हूं, जिसकी जिंदगी में ना कोई सपना है और ना कोई रंग। एक संकरी और अंधेरी गली में हमारा 2 कमरे का घर है, जिसमें हम 5 लोग रहते हैं। पिताजी रामपाल, वो कभी एक हट्टे कट्टे आदमी थे, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन 3 साल पहले एक हादसे में उनकी दाहिनी टांग हमेशा के लिए बेकार हो गई। अब वो चारपाई तक बंधे हुए हैं। उनका गुस्सा, उनकी लाचारी और उनकी खोई हुई मर्दानगी का एहसास दीवारों पर परछाई बनकर नाचता है। वो हर वक्त चुप रहते हैं और वो खामोशी मेरे कानों में चीखती है कि बेटा, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। दूसरी तरफ मेरी माताजी, जिनका नाम गीता है, जो कभी सोने की चिड़िया थीं, अब वो एक थकी हारी औरत हैं। सारा दिन लोगों के कपड़ों की सिलाई करती हैं, ताकि घर में 2 वक्त की दाल रोटी आ सके। और साथ ही 2 जवान बहनें, जो इस उम्मीद पर बैठी हैं कि उनके भी अच्छे रिश्ते होंगे। मैं शहर की एक छोटी सी जनरल स्टोर पर नौकर हूँ। सुबह से शाम तक चीजें उठाना, झाड़ू लगाना, ग्राहकों को जवाब देना। मेरा मालिक सेठ जी अच्छे इंसान हैं। मुझे वो 7,000 रुपये महीना देते हैं और साथ में दिन में 2 वक्त का खाना भी मिल जाता है। मैं जब सैलरी लेकर घर आता हूँ तो माँ को 4,000 देता हूँ। 3,000 रकम इस महीने के कर्ज, बिजली के बिल और पिताजी की दवाओं में खत्म हो जाती है। बचता है तो सिर्फ एक गहरी सांस और अगली सुबह का सूरज, जो फिर से नए बोझ लेकर आता है। मैं अक्सर रात के वक्त दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठा आसमान की तरफ देखता हूं। मैं पूछता हूं कि मनीष, क्या तेरी जिंदगी बस यही है? क्या तू इसी तरह 4 बोझ उठाएगा और एक दिन खुद भी बोझ बनकर मर जाएगा? क्या तेरे बाप का कर्ज, तेरी माँ की झुर्रियां आम और तेरी बहनों का खाली हाथ तुझे शमशान घाट तक ले जाएंगे? मेरी अंदर की आवाज चीखती है, मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, इससे निकलना है, कुछ ऐसा जिससे ये हालात तेजी से पलट जाएं। लेकिन क्या? मेरी शिक्षा भी कम है, हुनर कोई नहीं और वक्त भी नहीं कि मैं कुछ नया सीख सकूं। मैं एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ हूं जहां हर कोशिश मुझे और गहराई में ले जाती है। कल की बात है, एक ग्राहक दुकान पर आया। वो एक सरकारी कर्मचारी लगता था। बड़ी साफ सुथरी शर्ट और सफेद पंट। वो थोड़ा लापरवाह सा आदमी था। बातों बातों में जब मैंने सामान उठाते हुए दुख से आ भरी तो वो हंसा। अरे जवान, क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? क्या समस्या है? उसने पूछा। मैंने कहा, सर हालात सख्त हैं, कमाई पूरी नहीं होती। वो एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराया। सख्त तो सबके होते हैं, लेकिन अगर तुम वाकई तेजी से ऊपर जाना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है। मैं तुम्हें कोई चोरी या फ्रॉड करने को नहीं कह रहा। मुझे शक हुआ। कौन सा रास्ता सर? उसने अपना चेहरा करीब किया और फुसफुसाहट के अंदाज में बोला, सिटी हॉस्पिटल का मुर्दा घर। वहां एक छोटा सा काम है रात की शिफ्ट के लिए।
वो एक लड़के की तलाश में है जो सिर्फ चीजों का रिकॉर्ड रखे और कभी कभार शिफ्टिंग में मदद करे। कोई भी वहां जाना नहीं चाहता। मुर्दा घर, ये नाम सुनकर मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। मेरे जिस्म पर अचानक ठंडी कंपकंपी तारी हो गई। हाँ, मुर्दा घर, उसने कहा, लेकिन भाई सैलरी 60,000 है और वो तुम्हें तुरंत ले लेंगे। वहां कोई मुकाबला नहीं है। सुबह जाओ और लग जाओ। सोचो, तुम्हारी उम्र के लड़के इस शहर में 7,000 के लिए बेइज्जत होते हैं और ये 60,000 का सीधा रास्ता है। 60,000! मेरे कानों में जैसे किसी ने शहद घोल दिया। मेरे जहन में वो 2 बहनों के लिए बेहतरीन दहेज का मंजर घूम गया। मेरे पिताजी के लिए बड़ा पलंग और मेरी माँ के लिए एक नई साड़ी। घर के हालात एक झटके में बदल सकते थे। ये खौफ और पैसे की कश्मकश का वो पहला क्षण था जिसने मेरे दिमाग को घेर लिया। मैं जानता था कि ये खौफनाक जगह है, लेकिन क्या गरीबी का खौफ मुर्दा घर के खौफ से बड़ा नहीं होता? मेरे कानों में अब भी 60,000 का आंकड़ा गूंज रहा था। ये एक सामान्य सैलरी नहीं थी, ये आज़ादी की कीमत थी। लेकिन आज़ादी कहाँ मिलनी थी? शहर के सबसे अंधेरे कोने में, जहां जिंदगी खत्म हो पर ठहर जाती है। उस रात दुकान की सीढ़ियों पर मैं आसमान के सितारों को नहीं, बल्कि अपनी ही लाचारी को घूर रहा था। मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, अपनी छोटी सी दुकान की नौकरी, इज्जत की रोटी, लेकिन गरीबी की 4 दीवारी, जहां बहनों की उम्रें गुजर रही थीं और पिताजी की दवाओं का बोझ बढ़ता जा रहा था। दूसरा रास्ता, मुर्दा घर, खौफ या शायद तन्हाई और अनजाना खतरा, लेकिन इसके बदले में 60,000, जो मेरे घर की किस्मत बदल सकता था। मैंने आंखें बंद की और अपनी बहनों की ख्यालों वाली शादी देखी। वो हंस रही थीं, उनके हाथों में मेहंदी लगी थी। माँ सुकून से बैठी मुस्कुरा रही थी। और फिर मैंने आंखें खोलीं तो पिताजी का विकलांग शरीर और माँ की सूखी आंखें नजर आईं। मुझे फैसला करने में केवल कुछ घंटे लगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। मैंने गरीबी के खौफ की मौत पर हावी होने दिया। मैंने अपने आप से कहा, मनीष, तू 19 साल का युवक है, तो क्या डरेगा? क्या मुर्दे तुझे काट लेंगे या तुझे भूत खा जाएगा? अगर गरीबी ने तुझे ना मारा तो कोई मुर्दा क्या मारेगा? अगले दिन मैं दुकान पर नहीं गया। मैं सीधा उस ग्राहक से मिला जिसने मुझे पता बताया था। उसने मुझे तुरंत हॉस्पिटल भेजा। वहां पर कुछ औपचारिक कार्यवाही हुई और नौकरी तुरंत मिल गई, जैसा उसने कहा था। कोई पूछताछ नहीं, कोई लंबा इंटरव्यू नहीं, शायद इसीलिए कि कोई भी वहां काम नहीं करना चाहता था। शाम को जब मैं घर लौटा तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मेरे हाथ में नौकरी का एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, नाइट ड्यूटी, मुर्दा घर, सैलरी 60,000। मैंने जब माँ को ये बताया तो पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया। मनीष, मजाक मत कर, इतनी सैलरी? क्या हुआ, कोई जाल है क्या? माँ ने अपने कपड़ों की सिलाई रोक कर पूछा। जब मैंने तफसील से बताया कि ये मुर्दा घर की नौकरी है तो माँ का चेहरा पीला हो गया। उनकी आंखों में जो एक पल की उम्मीद की चमक आई थी वो तुरंत बुझ गई। नहीं मनीष, ये कैसा फैसला है? वो गुस्से और खौफ के मिले जुले लहजे में बोली, मैं नहीं चाहती ऐसी कमाई जो मौत के साए में हासिल हो। हमें तेरी जान ज्यादा प्यारी है। माँ, मैं क्या करूं? मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने नौकरी का कागज फर्श पर फेंका। मैं 7,000 में आप सबको कैसे पालूंगा? पिताजी की दवाइयां कहां से आएंगी? बहनों की शादी का बोझ मेरे सीने पर पत्थर की तरह रखा है। मैंने फैसला कर लिया है, ये नौकरी मैं करूंगा। मेरी आवाज में इतना जोर था कि मां चुप हो गई। पिताजी भी चारपाई पर लेटे ये सब सुन रहे थे, वो भी चुप थे। ये खामोशी मेरी जीत थी। उन्होंने मान लिया था कि अब हालात ने मुझे इस रास्ते पर धकेल दिया है। रात को जब मैं मां के पास बैठा तो उनका व्यवहार बदल चुका था। अब उनके चेहरे पर खौफ के साथ एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया। उनका हाथ बहुत ठंडा था। बेटा, मुझे मालूम है तू मजबूर है, तू हमारे लिए ये बोझ उठा रहा है। मुझे तेरी बहादुरी पर फक्र है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर उन्होंने जो कहा वो मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गया। मनीष, मैं तुझे रोक तो नहीं सकती, लेकिन एक बात मेरी अच्छी तरह याद रखना। हमारे पुराने लोग कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर मिट्टी होता है, लेकिन कुछ चीजें शरीर से चिपटी रहती हैं। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, मुर्दे से किसी भी किस्म की छेड़छाड़ मत करना। ख्वाह तुझे कोई चीज ही क्यों ना मिले, तू वहां से उठाकर अपने पास मत रखना। बस अपने काम से काम रखना, फाइलें देखना और हिसाब रखना। कमरे में तन्हा रहना, लेकिन किसी मुर्दे को हाथ मत लगाना जो तेरा काम ना हो। लेकिन माँ, छेड़छाड़ से क्या मतलब है? मैंने पूछा। माँ ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली।
मेरे बेटे, मैं नहीं जानती, लेकिन इन जगहों पर बुरी आत्माएं, बदरूहें आत्माएं इंतजार करती हैं। वो इंसानों से कुछ लेती हैं या इंसानों में कुछ छोड़ जाती हैं। खबरदार, उनकी तरफ मत देखना, उनकी बात मत सुनना और सबसे अहम, उनसे दूर रहना। बस अपनी ड्यूटी कर और सीधा घर आ जा। मैंने माँ के हाथ पर अपना हाथ रखा और कसम खाई कि मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूंगा। लेकिन माँ की ये सीख मेरे जहन में आने वाले खतरे की पहली घंटी बनकर बजी। मुझे लगा जैसे माँ ने मेरे माथे पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया हो, जो किसी न किसी खौफनाक चीज से मेरी हिफाजत कर रहा था। आज रात मुझे मुर्दा घर में जाना था। 60,000 की पहली रात। खौफ और मजबूरी का ये अजीब मेल मुझे नींद नहीं लेने दे रहा था। मैं जानता था कि अब मेरी जिंदगी दोबारा कभी वैसी नहीं होगी। मेरे कंधों पर बोझ था। वो 60,000 की सैलरी का बोझ नहीं था, बल्कि मेरी माँ की सीख का बोझ था। किसी मुर्दे से छेड़छाड़ मत करना, बस अपने काम से काम रखना। ये शब्द मेरे हर कदम के साथ गूंज रहे थे। मैं सिटी हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे पर खड़ा था। शाम ढल चुकी थी और दिसंबर की ठंडी हवा मेरे कमजोर स्वेटर में घुस रही थी। मुर्दा घर का ये हिस्सा हॉस्पिटल के मुख्य हिस्से से एकदम अलग था। यहाँ पुराना काई लगा पत्थर था और हर तरफ एक अजीब सी सिसकती हुई खामोशी छाई हुई थी। गेट पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड लगा था, जिस पर मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, मुर्दा घर, शाम 7 बजे के बाद दाखिला मना। मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल भी बाहर की तरह अंधेरा और उदास करने वाला था। छत पर एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा था, जो रोशनी कम और खौफ ज्यादा फैला रहा था। हवा में एक तेज केमिकल की बू थी, शायद फॉर्मुलिन की या फिर कुछ और, जिसे मेरा दिमाग पहचानना नहीं चाहता था। वहां एक चौकीदार बैठा था, जिसका नाम शायद दिनेश था। उसकी उम्र 65 के करीब होगी, आंखें सुर्ख और थकी हुई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में कोई खास भाव नहीं था। ओह, नया लड़का आ गया। उसने मुश्किल से अपने होंठ हिलाए। मनीष, मैंने सिर हिलाया। ये तुम्हारा कमरा है। उसने एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया, जहां एक पुरानी मेज, एक टूटी हुई कुर्सी और एक जंग लगा फाइल रैक पड़ा था। तुम्हारा काम सादा है। जो डेड बॉडीज इमरजेंसी से आती हैं, उनकी फाइलें चेक करनी है। नाम, वक्त, पुलिस केस नंबर। सुबह तक सारी फाइलें टेबल पर तैयार होनी चाहिए। और कोई काम? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। और एक अहम काम, वो बोला। उसके लहजे में अचानक एक अजीब सी सख्ती आ गई। तुम रात के इंचार्ज हो। अगर कोई नया केस आता है तो तुम्हें फोन आएगा और तुम्हें तुरंत उसे रखने में मदद करनी होगी। रखने में मदद? हाँ, कोल्ड स्टोरेज चेम्बर्स में। घबराना नहीं, ज्यादातर लाशें पुलिस ने सील कर दी होती हैं। तुम्हें सिर्फ नंबर देखना है और उसे संबंधित चेम्बर में धकेल देना है, बस। उसने चेम्बर्स की तरफ इशारा किया। वो 5 बड़े सफेद धातु के दरवाजे थे जो दीवार में लगे थे। वो दरवाजे ऐसे लग रहे थे जैसे मौत ने अपने दांत गाड़े हुए हों। मैंने उनकी तरफ देखने से बचाव किया। दिनेश ने मुझे एक मोटी सी चाबियों का गुच्छा और एक टॉर्च पकड़ा दी। माहौल बहुत ठंडा होता है और बहुत चुपचाप। दिनेश ने चेतावनी दी, जैसे मेरे आने वाले वक्त के बारे में बता रहा हो। तुम्हारी शिफ्ट रात 9 बजे शुरू होगी और सुबह 6 बजे खत्म। मैं 9 बजे जाऊंगा, तुम रात के इंचार्ज हो। जैसे ही रात के 9 बजे दिनेश ने अपनी ड्यूटी खत्म की और तेजी से चला गया। कल मिलते हैं, उसने कहा, जैसे वो इस जगह से भाग जाना चाहता हो। अब मैं अकेला था। ये वो तन्हाई नहीं थी जो घर पर होती है जब आप अपने कमरे में होते हैं। ये एक ऐसी तन्हाई थी जो चीख चीख कर आपको बताती है कि आप इकलौते जिंदा इंसान हैं और बाकी सब चुप हैं। मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों को देखने की कोशिश कर रहा था। बाहर की तारीख ही ऐसी थी जैसे कोई उसे पी रहा हो। मैंने टॉर्च ऑन की और आसपास का माहौल देखा। दीवारों पर पुराने धब्बे थे, जो शायद खून के थे या महज गंदगी के। हवा में केमिकल की बू और तेज हो गई थी। माँ की आवाज मेरे कानों में फिर गूंजी, बस अपने काम से काम रखना। मैंने फाइलों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें बार बार कोल्ड स्टोरेज चेम्बर्स की तरफ जा रही थीं। वहां 5 दरवाजे थे और मैं जानता था कि उनके पीछे क्या था। हर दरवाजा एक कहानी, एक हादसा और एक खत्म हुई जिंदगी छिपाए हुए था। मैंने खुद को संभाला और रजिस्टर खोला, जहां मुर्दों की सूची थी। आज रात सिर्फ 2 नई लाशें आई थीं, एक रोड एक्सीडेंट का शिकार और दूसरा प्राकृतिक मौत का।
मैंने उनके केस नंबर्स नोट किए। अभी आधी रात हुई होगी। वक्त सुस्त हो चुका था। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। बाहर की खामोशी इतनी गहरी थी कि मैं अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। मुझे लगा कि शायद ये मेरी जिंदगी में मेरी सबसे ऊंची दिल की धड़कन है। मैंने फैसला किया कि मैं एक बार बाहर चक्कर लगाऊं, जैसा कि मेरी ड्यूटी में शामिल था, ताकि हर चीज को चेक कर लूं। मैंने टॉर्च ली और कदमों को घसीटता हुआ चलना शुरू किया। मैं पहले चेंबर्स के करीब से गुजरा। मुझे लगा कि उन धातु के दरवाजों के पीछे से कोई ठंडी सांस मेरी तरफ निकल रही है। मैंने तेजी से आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। कुछ कदम दूर मुझे लगा कि दूर किसी कमरे में किसी चीज के गिरने की हल्की सी आवाज आई है। मैं तुरंत रुक गया। ये कोई चूहा या बिल्ली की आवाज नहीं थी। ये एक भारी चीज के गिरने की आवाज थी। मेरी सांस हलक में अटक गई। मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ तारीखी और ज्यादा गहरी खामोशी। मनीष, ये सिर्फ तेरा वहम है, मैंने खुद को तसल्ली दी। शायद कहीं बाहर से हुई आवाज आई होगी। अस्पताल है, आवाजें आती रहती हैं, लेकिन उस आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो दूर से नहीं बल्कि उसी कमरे के अंदर से आई थी। मेरे दिल ने कहा कि यहाँ कोई है या कोई चीज है। मैंने तुरंत पलटकर वापस अपनी मेज की तरफ दौड़ लगाई और कुर्सी पर गिर गया। टॉर्च अभी भी लड़ रही थी। मैंने अपने आप को मेज के पीछे छिपा लिया, जैसे कोई मुझ पर हमला करने वाला हो। मैं उस वक्त ये भूल गया था कि मैं 19 साल का एक तंदुरुस्त युवक हूं और मेरे पास नौकरी है। मैं सिर्फ इतना जानता था कि इस कमरे में मैं अकेला नहीं हूं और जो भी मेरे साथ है वो जिंदा नहीं है। पहली रात मैंने जैसे तैसे काटी। सुबह 6 बजे जब दिनेश चौकीदार वापस आया तो मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैंने हफ्तों से नींद ना ली हो। मैंने उसे हल्की आवाज के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मैं डर गया कि वो मुझ पर हंसेगा या मुझे पागल समझेगा। क्या हुआ मनीष, बहुत थके लग रहे हो? दिनेश ने पूछा। जी काका, रात को नींद नहीं आई, माहौल बहुत नया था मेरे लिए, मैंने झूठ बोला। दिनेश हल्का सा मुस्कुराया। हो जाता है, कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। यहां खामोशी के सिवा कुछ नहीं है। वो चला गया। वो शायद नहीं जानता था कि उसी खामोशी में कितनी आवाजें छिपी हैं। दिन के वक्त मैंने घर का माहौल बदल दिया। 60,000 की उम्मीद ने मां के चेहरे पर थोड़ी चमक बिखेर दी। मैनेजर ने मुझे कुछ रकम एडवांस भी दे दी। मैंने पिताजी के लिए महंगी दवा खरीदी। उनके चेहरे पर सुकून देखकर मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। मेरा फैसला सही था। मैंने सोचा कि रात का खौफ सिर्फ मेरा वहम है, पहली नौकरी का दबाव है। लेकिन ये तसल्ली सिर्फ दिन की रोशनी तक थी। दूसरी रात 9 बजे मैंने चाबियां ली और मुर्दा घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। इस बार मैंने खुद को ज्यादा हिम्मत दिलाई। मनीष, तू अपनी किस्मत लिखने जा रहा है, डरना मना है। जब दिनेश गया तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फाइलों पर ध्यान देने की कोशिश की। मैंने फैसला किया कि मैं चक्कर नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी मेज से नहीं हटूंगा, बिल्कुल मां की सीख पर अमल करूंगा, बस अपने काम से काम रखना। मैं फाइलों को देखता रहा। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था। मेरे आसपास केमिकल की बू और गहरी होती जा रही थी। रात के 12 बजे होंगे। फोन चुप था, बाहर सब कुछ शांत था। मैं अपने हिसाब किताब में मग्न था। अचानक मेरी नजर एक नोटिस पर पड़ी जो एक फाइल के साथ नथी किया गया था। उस पर लिखा था, केस नंबर 17421, प्राकृतिक मौत, शरीर चेंबर नंबर 3 में, पुलिस सील लगा दिया गया है। मैंने रजिस्टर में ये नंबर चेक किया और नोट कर लिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे कम से कम एक बार चेंबर्स के नंबर्स चेक कर लेने चाहिए, ताकि ये तसल्ली हो जाए कि पुलिस का सील लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि सुबह किसी लापरवाही की वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़े। दिल पर पत्थर रखकर मैं टॉर्च लेकर अपने कमरे से बाहर निकला। इस बार मैं तेजी से चल रहा था। चैम्बर्स के पास पहुंचकर मैंने टॉर्च की रोशनी एक एक दरवाजे पर डाली। चैम्बर नंबर 1, पुलिस सील अपनी जगह था। चैम्बर नंबर 2, पुलिस सील अपनी जगह था। चैम्बर नंबर 3, वो नंबर जहां लाश नंबर 17421 रखी गई थी, पुलिस सील अपनी जगह था। मैंने गहरी सांस ली और मुड़ने ही वाला था कि मेरी नजर चैम्बर नंबर 3 के दरवाजे पर लगी लटकती हुई रस्सी पर पड़ी। यह कोई सामान्य रस्सी नहीं थी। ये वही मोटी नीली नायलॉन की रस्सी थी जो हमने कल दिन में मुर्दों को स्थानांतरित करने वाली ट्रॉली के साथ बांधी थी। उस रस्सी को ट्रॉली से बंधा होना चाहिए था जो कोने में रखी थी। मैंने तेजी से टॉर्च ट्रॉली की तरफ घुमाई। ट्रॉली पर रस्सी नहीं थी। मैंने दोबारा चैम्बर नंबर 3 की तरफ देखा। रस्सी का एक सिरा चैम्बर के दरवाजे के हैंडल पर उलझा हुआ था।
जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बांधा हो, और दूसरा सिरा फर्श पर घसट रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरा दिमाग चिल्लाया, ये नामुमकिन है। मैं कल शाम को गया था और ट्रॉली को रस्सी के साथ ही कोने में छोड़ा था। क्या ये कर्मचारियों की कोई लापरवाही थी? क्या दिनेश रात को वापस आया था? नहीं, दिनेश का फोन मेरे पास था। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद दिन के कर्मचारियों ने उसे यूं ही छोड़ दिया होगा और वो ठंडी हवा से दरवाजे के पास आ गई होगी। लेकिन ये रस्सी उस दरवाजे के हैंडल में कैद थी, लटकी हुई थी। मैंने माँ की सीख याद की, छेड़छाड़ मत करना। मैंने रस्सी को हाथ नहीं लगाया। मैं तेजी से वापस पलटा और अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने दोबारा फाइलों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें अब कमरे में नहीं थी, वो रस्सी की कल्पना में थी जो मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। 3 बजे मुझे एक और डेड बॉडी की फाइल चेक करने का नोटिस आया। मैं बाथरूम जाने के बहाने दोबारा बाहर निकला। मेरा दिल कह रहा था कि रस्सी को वहां से हटा देना चाहिए, वरना सुबह कोई सवाल उठाएगा। मैं टॉर्च लेकर फिर चेम्बर्स की तरफ गया। मैंने हिम्मत करके कदम बढ़ाया। मेरा खून रगों में जम रहा था। जब मैं चेंबर नंबर 3 के करीब पहुंचा तो मैंने डरते डरते टॉर्च की रोशनी डाली। रस्सी गायब थी। ट्रॉली भी अपनी जगह पर थी। रस्सी भी उसके साथ बंधी हुई थी, जैसे पहले दिन थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं एक पल को वहम, सपना और विश्वास के बीच लटक गया। लेकिन इस बार एक और चीज असमान्य थी। मैंने चेंबर नंबर 4 की तरफ देखा, जो एक पुराने केस के लिए रखा था। उसका दरवाजा बिल्कुल बंद था, लेकिन दरवाजे पर लगे छोटे से इमरजेंसी व्यू पैनल, यानी छोटे शीशे पर जो आमतौर पर भाप से ढका होता है, किसी ने अंदर की तरफ से जैसे पोंछा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी उस छोटे से साफ किए गए हिस्से पर डाली। वो हिस्सा इतना साफ था जैसे किसी ने वहां से बाहर झांकने की कोशिश की हो। ये कोई लापरवाही नहीं थी, ये किसी जिंदा व्यक्ति का काम भी नहीं था। मैंने टॉर्च की रोशनी में अपने चेहरे पर लरचते हुए हाथ फेरे और तुरंत पलटा। मैं दौड़कर वापस अपने कमरे में आया और दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मेरे हाथ में अब भी टॉर्च थी। मैं कुर्सी पर बैठा और मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, कौन? कोई मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था, कोई मुझे चेतावनी दे रहा था, या शायद मेरी जांच कर रहा था। मुर्दा घर की इस गहरी खामोशी ने मुझे बता दिया था कि माँ की सीख सिर्फ एक सावधानी नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। मैं अब जागते हुए सपने देख रहा था। इस कमरे में मैं इकलौता जिंदा इंसान था जो मरने वालों के बीच बैठा था, और मेरे पास इस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अगले दिन का सारा वक्त खुद को ये समझाने में गुजारा कि मैं थका हुआ हूं और रात को बल्ब की कम रोशनी में मुझे वहम हुआ होगा। गरीबी की परेशानियों से मेरा दिमाग खुल चुका है। लेकिन जैसे ही रात हुई और मुर्दा घर का दरवाजा दोबारा मेरे लिए खुला, वो झूठी तसल्ली बिखर गई। तीसरी रात मैं जानबूझकर थोड़ा देर से पहुंचा। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं उस अंधेरी ठंडी जगह में वापस जाऊं। आज मैंने अपने साथ एक हनुमान चालीसा की छोटी किताब रखी, जो माँ ने मेरे पर्स में चुपके से रख दी थी। मुझे कोई खास धार्मिक विश्वास नहीं था, लेकिन उस वक्त वो कागज का टुकड़ा मेरा सबसे बड़ा हथियार था। दिनेश के जाने के बाद मैंने अपने कमरे को बंद किया और कुर्सी पर बैठकर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपनी आवाज की गूंज सुनना चाहता था ताकि मुझे तन्हाई का एहसास कम हो। अभी मैं पढ़ ही रहा था कि अचानक बाहर कोल्ड स्टोरेज चेंबर्स की तरफ से एक अजीब पतली सी आवाज आई। ये आवाज किसी चीज के टूटने या गिरने की नहीं थी। ये आवाज थी घसटने की, जैसे कोई भारी चीज बहुत आहिस्ता से पत्थर के फर्श पर घसट रही हो। मैं तुरंत चुप हो गया। हनुमान चालीसा के शब्द मेरे गले में अटक गए। मैंने सांस रोक ली। घसटने की आवाज अब रुक चुकी थी। अब जो आवाज आई वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वो आवाज थी सांस लेने की, भारी, थकी हुई और ठंडी सांस, जैसे कोई आपके बिल्कुल करीब खड़ा हो और आपके कान में सांस छोड़ रहा हो। मैंने जल्दी से टॉर्च पकड़ी और अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था। गलियारा अंधेरा था। कोल्ड चैम्बर्स के धातु के दरवाजे खौफनाक और चमकदार लग रहे थे। मैंने सोचा कि हो सकता है ये चैम्बर के अंदर की मोटर की आवाज़ हो या एयर कंडीशनिंग का शोर हो, लेकिन ये आवाज़ उससे बिल्कुल अलग थी। ये जिंदा आवाज़ थी। मैंने दोबारा दरवाज़ा बंद किया और वापस बैठ गया। मैंने अपने आप से कहा, काम से काम रख मनीष, मत देख, मत सुन। लेकिन तब मैंने सुना कि ये भारी ठंडी सांस लेने की आवाज़ मेरे कमरे के दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई। मैं कुर्सी पर जम गया। मेरे दिल की धड़कन अब मेरी पीठ तक में महसूस हो रही थी।
मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। वो सांस लेने की आवाज बहुत तेज हो गई थी और उसमें एक अजीब सी फुसफुसाहट शामिल थी। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे के नीचे की दरार से डाली। वहां कुछ नहीं था, कोई परछाई नहीं, कोई पांव नहीं, लेकिन आवाज दरवाजे के बिल्कुल बाहर थी। मैंने खौफ के मारे अपने हाथ से मुंह को मजबूती से दबाया ताकि कोई चीख बाहर ना निकल पाए। और फिर उस फुसफुसाहट ने एक साफ शब्द लिया, मनीष। वो आवाज बहुत मीठी थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से पुकारे, लेकिन उसकी ठंडक मेरे कानों को जला रही थी। ये आवाज किसी मर्द की नहीं थी, किसी औरत की भी नहीं। ये किसी ऐसे अस्तित्व की थी जिसे कभी जिंदा नहीं होना चाहिए था। उसमें हजारों साल की थकान और खामोशी भरी थी। मैंने तुरंत अपने पर्स से हनुमान चालीसा का कागज निकाला और उसे अपनी छाती पर जोर से दबा लिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैंने आंखें बंद करके कांपते हुए लहजे में ये मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र बोला, दरवाजे के बाहर से वो भारी सांस लेने की आवाज और वो फुसफुसाहट अचानक गायब हो गई। पूरे मुर्दा घर में एक सेकंड में गहरी असहनीय खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो, या फिर जो भी वहां था वो मेरी आवाज से भाग गया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर देखा। गलियारा खाली था। इस क्षण मेरी तमाम तार्किक व्याख्याएं, मेरी तमाम वैज्ञानिक स्पष्टीकरण खत्म हो गए। मैं जान गया था कि मां ने जो कहा था वो सच था। यहां कोई आत्मा मौजूद है। मैं कुर्सी पर दोबारा बैठा, लेकिन इस बार मैं फाइलों पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं दीवारों को घूर रहा था और मुझे लगा जैसे दीवारों में पड़ी पुरानी दरारें मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। मैं जानता था कि ये सिर्फ पहली बार नहीं था और ना ही ये आखिरी बार होगा। वो मुझे जानती है, उसने मेरा नाम लिया था। अब मुझे उस मुर्दा घर की 60,000 की सैलरी में अपने घर के लिए सुकून नहीं, बल्कि अपनी जान का खतरा नजर आ रहा था। मैंने अपनी हथेलियों को अपने कानों पर रखा ताकि मुझे और कोई आवाज सुनाई ना दे। मैं सुबह के 6 बजे का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस रात के बाकी घंटे सदियों जैसे लग रहे थे। मैंने फैसला किया कि कल मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ये 60,000 मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता था? क्या मैं घर जाकर अपनी माँ और बहनों को बता सकता था कि मैंने भूत के खौफ से उनकी किस्मत बदलने का मौका गंवा दिया? ये सवाल उस रात की सबसे बड़ी पीड़ा थी। मेरी मजबूरी और मेरा खौफ एक खौफनाक जंग लड़ रहे थे। दिन भर मैंने एक लाश की तरह बिस्तर पर वक्त गुजारा। नौकरी छोड़ने का ख्याल मेरे जहन में एक रोशन उम्मीद की तरह आया, लेकिन जब मैंने घर में अपनी माँ को सुकून से सिलाई करते देखा और पिताजी की आवाज में पहली बार कोई शिकायत नहीं सुनी, तो मेरा फैसला बदल गया। गरीबी का खौफ आत्मा के खौफ से बड़ा था। मैंने खुद से कहा, मनीष, तू कल रात बच गया था। इसका मतलब है कि हनुमान चालीसा और तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तुझे सिर्फ 1 महीना निकालना है। पहली सैलरी, उसके बाद सोचेंगे। ये मेरे ज़मीर को दी गई एक रिश्वत थी। मैंने फैसला किया कि मैं डरकर भागूंगा नहीं, बल्कि इस खौफ का सामना करूंगा। चौथी रात मैं अपने साथ हनुमान चालीसा का कागज सीने पर चिपकाकर मुर्दा घर पहुंचा। आज मैं ज्यादा सावधान था। मेरी टॉर्च का बैटरी पैक नया था और मेरे दिल में खौफ के साथ साथ एक बुझदिलाना संकल्प भी था। जब दिनेश गया तो मैंने अपने कमरे में ही रहने का इरादा किया। फाइलों का ढेर मेरे सामने था, लेकिन मेरी आंखें फाइलों पर नहीं, दरवाजे की दरार पर थी, जहां से रोशनी छनकर बाहर जाती थी। रात 1 बजे तक सब कुछ चुपचाप रहा। ये खामोशी भी खौफनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा मेरे इंतजार में कहीं छिपी हुई है, मेरी हिम्मत को देख रही है। मैंने फाइलों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन मैं खौफ की वजह से कोई गलती नहीं करना चाहता था। मैंने फैसला किया कि मैं आखिरी बार सभी चेंबर्स के नंबर्स और सील चेक कर लूं, ताकि मैं सुबह तक सुकून से फाइलों का हिसाब दे सकूं। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन मैंने टॉर्च ली और अपने कमरे से बाहर कदम रखा। मैं धीरे धीरे चल रहा था। मेरा हर कदम फर्श पर आवाज पैदा कर रहा था और मुझे लग रहा था कि यह आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही है। मैं पहले 4 चेंबर से गुजरा। सब कुछ ठीक था। पुलिस सील लगे हुए थे। जब मैं चेंबर नंबर 5 के करीब पहुंचा, जो कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था और हमेशा बंद रहता था, तो मैंने महसूस किया कि वहां की फिजा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। ये सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की ठंडक नहीं थी,
ये ऐसी ठंडक थी जैसे मेरे आसपास की हवा में से जिंदगी खींच ली गई हो। मैंने कदम रोके। मुझे दूर से घसटने की आवाज दोबारा सुनाई दी, लेकिन इस बार ये किसी चीज के घसटने की नहीं, बल्कि हड्डियों के जोड़ की आवाज थी, जैसे कोई अपने शरीर को घसीट रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी आहिस्ता से एक तरफ मौजूद पुराने स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ डाली। वो दरवाजा बंद था, और फिर मैंने देखा गलियारे के आखिरी सिरे पर, जहां पोस्टमार्टम टेबल रखी थी, वहां एक हल्का सा धुंधला आकृति दिखाई दी। ये आकृति किसी भी जिंदा इंसान जैसी नहीं थी। ये एक लंबा पतला औरत का साया था, जो जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में लटक रहा था। मेरी रगों में खून जम गया। मेरे हाथ से टॉर्च गिरने वाली थी, लेकिन मैंने उसे सख्ती से पकड़ लिया। मैं डर के मारे चीख भी नहीं सकता था। मैं जम चुका था। माँ की सीख याद आई, मत देखना, लेकिन मेरी आंखें उस पर जमी हुई थी। वो आत्मा झुकी हुई थी। उसका चेहरा या तो बहुत अंधेरा था या मेरी तरफ नहीं था। लेकिन मुझे उसके बिखरे हुए लंबे काले बाल और उसकी सफेद पुरानी खून लगी साड़ी साफ नजर आ रही थी। वो किसी चीज पर झुकी हुई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी को आहिस्ता से उस तरफ और डाला, लड़ते हाथों से। वो आकृति पोस्टमार्टम टेबल पर रखे हुए एक मुर्दा शरीर के ऊपर झुका हुआ था। ये शरीर आज सुबह ही आया था, एक रोड एक्सीडेंट का केस। मैंने ही फाइल चेक की थी, पुलिस ने उसे सील नहीं किया था क्योंकि अभी उसकी पहचान होनी थी। आत्मा ने अपने पतले लंबे बेरंग हाथों को मुर्दे के सीने के अंदर डाला हुआ था। मुझे कोई झक नहीं दिखा, कोई कट नहीं दिखा, लेकिन मैंने साफ देखा कि उसके हाथ शरीर के अंदर गायब थे। मैंने अपने आप को पलक झपकाने की इजाजत नहीं दी, और फिर उसने अपने हाथ निकाले। उसके हाथ में एक लाल गीला अंग था। वो शायद उस मुर्दे का दिल था। आत्मा ने वो दिल अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे देखकर एक अजीब आहिस्ता खौफनाक फुसफुसाहट में हंसी। बिल्कुल वही फुसफुसाहट जो मैंने कल रात अपने दरवाजे के बाहर सुनी थी। उस फुसफुसाहट में संतोष, भूख और बुराई का एक अजीब मिश्रण था। दिल को निकालने के बाद वो आत्मा अपने हाथों में वो दिल पकड़े हुए धीरे धीरे घूमने लगी, और उसकी नजर सीधी मुझ पर पड़ी। हालांकि उसका चेहरा अंधेरे में था, खुले बालों से ढका हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया जैसे उसकी 2 गहरी नफरत से भरी आंखें मुझे घूर रही हैं। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसने मुझे ये पैगाम दिया कि तुमने देख लिया। वो 1 सेकंड जो सदियों जैसा था, वो आत्मा मुझे दिल लिए हुए देखती रही। मैं चीख नहीं पाया, मैं दौड़ नहीं पाया, मेरा पूरा शरीर शून्य हो चुका था। और फिर आत्मा ने वो दिल अपनी सफेद खून से सनी हुए साड़ी के अंदर किसी जगह छिपा लिया, और वो धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ी। मुझे लगा जैसे वो दीवार के अंदर जज्ब हो रही हो। धीरे धीरे उसका साया दीवार में घुस गया, और वहां सिर्फ एक गहरा साया बाकी रह गया। वो गायब हो चुकी थी। कॉरिडोर फिर से खाली और खामोश था। मैं पीछे नहीं हटा, मैं उस वक्त वहीं पर जमकर खड़ा रहा। मेरी टॉर्च फर्श पर गिरकर हिल रही थी। उसकी रोशनी कमरे के कोनों में नाच रही थी। मैंने एक भयानक सांस लिया और अपने सीने पर हाथ रखा। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वो भी बाहर निकलकर गिर जाएगा। मैंने पोस्टमार्टम टेबल की तरफ देखा। लाश वहीं पड़ी थी, बेजान और खामोश। कोई जख्म नहीं था, कोई खून नहीं, सिर्फ एक खाली सीना। इस लम्हे में मुझे मां की नसीहत का मतलब समझ आया। बस अपने काम से काम रखना। मैंने सिर्फ काम नहीं किया था, मैंने उस आत्मा का राज देख लिया था। और मैं जानता था कि जब एक रूह ये खौफनाक राज किसी जिंदा इंसान को दिखा देती है, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मेरी 19 साल की जिंदगी और 60,000 की नौकरी दोनों अब एक भयानक खतरे में थी। वो आत्मा अब जानती थी कि मैं भी जानता हूं, और उसने मुझे दिल निकालते हुए देखा था। छठी रात के इंकशाफ ने मेरी रगों में खून नहीं बल्कि बर्फ जमा दी थी। मैं सुबह तक एक जमे हुए पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठा रहा। जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, तब मेरी जान में जान आई। मैंने जल्दी से पोस्टमार्टम रूम का जायजा लिया। टेबल पर लाश बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने उसे देखा था। सीने पर कोई कट नहीं, कोई जख्म नहीं, लेकिन मेरे जहन में वो लाल गीला दिल और आत्मा की नफरत भरी निगाहें साफ थीं। मैंने फौरन इस्तीफा देने का फैसला कर लिया।
ये मेरी जान से ज्यादा अहम नहीं था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने माँ को बताया कि मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल लग रही है और मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस्तीफा का लफ्ज बोला, मेरी माँ की आंखों में दोबारा वो पुरानी बेबस मायूसी लौट आई। क्या हुआ मनीष, इतना जल्दी क्यों? कोई मसला है? उनकी आवाज में खौफ था। मैं उन्हें सच नहीं बता सकता था। कौन यकीन करेगा कि एक रूह मुर्दा खाने में दिल निकालती है? माँ, वहां का माहौल बहुत दबाव वाला है और तन्हाई बहुत है, मैंने बहाना बनाया। माँ ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, 1 माह मनीष, सिर्फ 1 माह रुक जाओ, फिर एक अच्छी रकम हाथ में होगी और हम तेरी बहनों की मंगनी कर देंगे। खुदा के लिए सिर्फ 1 महीने के लिए हालात से लड़ लो। और फिर मैं हार गया। मैं अपनी आर्थिक मजबूरी के हाथों फिर से कैदी बन गया। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, मैंने अपने आप को उस खौफनाक जगह पर वापस जाने की सजा दी। अगली रात मैंने एक नया मंसूबा बनाया। मैं अब लड़ाई के लिए तैयार था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे के सामने दीवारों पर और खिड़कियों पर माँ की दी हुई हनुमान चालीसा के कुछ कागज के छोटे टुकड़े चिपका दिए। मैंने दरवाजे पर राख या लकड़ी के कोयले से एक दायरा भी खींचा ताकि कोई बुरी रूह अंदर ना आ सके। मैंने ठान लिया कि मैं आज रात हर कीमत पर अपने कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, ख्वाह इमरजेंसी कॉल ही क्यों ना आ जाए। मैंने तमाम फाइलें अपने सामने रखीं और खुद को काम में इतना मशरूफ कर लिया कि मुझे बाहर की आवाजें ना सुनाई दें। रात 11 बजे दिनेश के जाने के बाद मुर्दा खाना फिर से एक तारीख खामोश कैद खाना बन गया। मैंने अपनी कुर्सी मेज के करीब खींच ली और अपनी टॉर्च जलाकर मेज पर रख दी। मैंने काम शुरू कर दिया, लेकिन मेरी निगाहें हर सेकंड दीवारों पर और दरवाजे पर थीं। आधी रात गुजर गई। मेरे दिल को पहली बार सुकून मिला। शायद मेरे हिफाजती इक़दामात काम कर रहे थे। जैसे ही रात के 2 बजे मेरा ध्यान काम से हटा, मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक है, और ठीक उसी लम्हे जब मेरी तवज्जो हटी, मुझे कोल्ड स्टोरेज चेंबर्स की तरफ से ठोकर खाने की भारी आवाज सुनाई दी। जैसे किसी ने वहां से कोई ढहती शेल्फ गिरा दिया हो। यह शोर इतना जोरदार था कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। मेरी तमाम तदबीरें एक लम्हे में धरी की धरी रह गईं। मैंने बाहर नहीं जाने का अहद किया था, लेकिन वो आवाज इस कदर करीबी और वाज़ेह थी कि यह किसी जिंदा शख्स का काम लग रहा था। मैंने टॉर्च ली और दरवाजे का लॉक खोला। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि चेंबर्स के सामने फर्श पर एक बड़ी धाती ट्रे उल्टी पड़ी है। यह वही ट्रे थी जिस पर पोस्टमार्टम के औजार रखे जाते थे, और उस ट्रे के साथ फर्श पर एक सुर्ख, ताजा और नम निशान था। मैंने डरते डरते टॉर्च को इस निशान पर डाला। वो ताजा खून था। यह कोई छोटा धब्बा नहीं था, ये एक छोटी सी पगडंडी थी जो ट्रे से शुरू होकर सीधी मेरे कमरे के बाहर दरवाजे तक आकर रुकी थी। लेकिन ये किसका खून था? वहां कोई जख्मी नहीं था और वहां कोई जिंदा इंसान भी नहीं था। मैंने तेजी से चेंबर नंबर 5 की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। पुलिस सेल अपनी जगह पर था। कोई लाश भी बाहर नहीं निकली थी। मैंने वो खौफनाक सच्चाई फौरन समझ ली। वो आत्मा मुझे ये पैगाम दे रही थी कि तुमने मेरा राज देखा है और अब तुम मेरे हो। छठी रात का वो इंशकाफ कि एक आत्मा वहां दिल निकाल कर ले जाती है, और 7वीं रात खून की वो पगडंडी जो ट्रे से शुरू होकर मेरे कमरे के दरवाजे तक आकर रुकी थी, उसने मेरे जहन के सारे पर्दे हटा दिए थे। मैं जान गया था कि माँ की नसीहत सिर्फ एहतियात नहीं थी, ये मेरी मौत की वार्निंग थी। वो खून किसी जख्मी का नहीं था, वो पैगाम था उस आत्मा का कि तुमने मेरी कार्रवाई देख ली है और अब तुम मेरे हो। मैंने कांपते हुए हाथ से दरवाजा बंद किया और कुंडी पर हाथ रखकर उसे जोर से दबाया। बाहर की खामोशी अब पहले से भी ज्यादा चीख रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में फर्श पर पड़े उस खून के निशान को देखा। ये निशान किसी जानवर का नहीं था, इसमें एक तरतीब थी। ये मेरे कमरे की तरफ बढ़ने का वाज़ेह इशारा था। मेरे अंदर की आवाज ने मुझे हुक्म दिया कि मनीष, ये नौकरी छोड़ दो, भाग जाओ यहां से। ये 60,000 की नौकरी नहीं, ये तुम्हारी जान की कीमत है। लेकिन इस आवाज से ज्यादा बुलंद एक और आवाज थी, और वो आवाज थी मेरी माँ की आंखों की, मेरी बहनों की खाली झोली की। मैंने फैसला किया कि मैं खून का वो निशान नहीं मिटाऊंगा, बल्कि इस आत्मा को एक पैगाम दूंगा। मैंने टॉर्च बंद कर दी और कमरे में घुप अंधेरा कर दिया। मैंने कुर्सी पर बैठकर अपने घुटने अपने सीने से लगा लिए और सर को घुटनों में छिपा लिया। मैंने जोर से लेकिन गिड़गिड़ाते हुए कहा, ए आत्मा, अगर तू यहाँ है और तू मुझे देख रही है तो मेरी बात सुन। मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया है। मैं यहाँ सिर्फ मजबूरी की वजह से आया हूँ। मुझे ये 60,000 सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए।
मुझे अपने वालिद की दवा, अपनी माँ की परेशानी और अपनी बहनों की शादी का बोझ उठाना है। खुदा के लिए सिर्फ 1 महीना मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूंगा। मेरा दिल क्यों चाहिए तुझे? वो दिल तो पहले ही मेरी मजबूरियों और कर्जों ने ले रखा है। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं सुना, कोई सरगोशी नहीं, कोई सांस नहीं, सिर्फ गहरी खौफनाक खामोशी। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे इर्द गिर्द की हवा में एक ठंडी लहर आई और गुजर गई। वो मुझे सुन रही थी। वो जानती थी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी गरीबी मेरी सच्चाई थी। मैंने रात के बाकी घंटे इस खौफ में गुजार दिए कि वो आत्मा किसी भी लम्हे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह जब दिनेश आया तो उसने फर्श पर खून का निशान नहीं देखा, क्योंकि मैंने अंधेरे में ही खौफ के मारे टिश्यू पेपर से उसे साफ कर दिया था। वो निशान मेरे दिल पर बना हुआ था। अगले 3 दिन मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रातें थी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर हनुमान चालीसा के टुकड़ों की तादाद बढ़ा दी और रात भर जागकर काम किया। मैं फाइलों को देखता, हिसाब करता और हर 25 मिनट बाद दरवाजे की तरफ देखता। आत्मा खामोश हो गई थी। वो अब मुझे आवाज़ों से नहीं डरा रही थी। उसने अपना तरीका बदल लिया था। वो अब मेरे दिमाग पर वार कर रही थी। 9वीं रात में एक डेड बॉडी की फाइल देख रहा था जो हार्ट अटैक से मरा था। मैंने उसका नाम रजिस्टर में लिखा, मोहम्मद हफीज, उम्र 55। जब मैंने दोबारा फाइल उठाई तो नाम बदल चुका था। रामपाल, उम्र 58, उम्र 60। मैं कुर्सी से उछल पड़ा। रामपाल मेरे पिता का नाम था और उनकी उम्र भी इसी के करीब थी। मैंने फाइल को गुस्से से झटका। नहीं, ये कागज की पुरानी फाइल है, मुझसे गलती हुई होगी। मैंने दोबारा देखा, नाम मोहम्मद हफीज ही था। लेकिन जब मेरी नज़र रजिस्टर पर पड़ी तो वहां पिताजी का नाम दर्ज था। मैंने फौरन उस नाम को काटा और सही नाम लिखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो आत्मा मुझे ये पैगाम दे रही थी कि वो ना सिर्फ मेरे माजी और हाल को जानती है, बल्कि वो मेरे सबसे बड़े खौफ को भी जानती है और वो मेरे पिता की मौत को करीब ला रही है। 10वीं रात मैंने फाइलें चेक की और फिर चेम्बर्स की तरफ देखने का दिल ही नहीं किया। मैं अपनी मेज पर झुका हुआ था। अचानक मुझे एक सड़ांत की बू आई। ये केमिकल की बू नहीं थी, ये किसी बहुत पुरानी गंदी चीज के सड़ने की बू थी। बू इतनी शदीद थी कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने अपनी नाक पर कपड़ा रखा और इर्द गिर्द देखा। मुझे लगा जैसे कमरे में हर चीज से सड़ांत आ रही है। मैंने टॉर्च बाहर कॉरिडोर में डाली। बू वहां से आ रही थी, लेकिन कॉरिडोर खाली था। मैंने जब दोबारा टॉर्च अपने कमरे में लाई और मेज पर डाली तो मैंने देखा कि मेरे कागजात, रजिस्टर और यहां तक कि हनुमान चालीसा का कागज भी वो सड्डा से नम हो रहे थे। कागजात के किनारे काले पड़ रहे थे, जैसे कोई जहरीला केमिकल उन्हें खा रहा हो। ये बू आत्मा का गुस्सा थी। वो मुझे अंदर ही अंदर घुला रही थी। 11वीं रात मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर अपना सारा सामान रख दिया ताकि उसे खोलना मुश्किल हो जाए। मैंने फैसला किया कि अब मैं ना डरूंगा और ना ही कोई पैगाम लूंगा। मैं सिर्फ अपने काम के लिए आया हूं। मैंने कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। तब मुझे एक आवाज आई। इस बार ये सरगोशी नहीं थी, ये एक खातून की सिसकती हुई आवाज थी, जैसे कोई बहुत दूर किसी कुएं में रो रहा हो। इंसाफ, इंसाफ। आवाज कोल्ड चैम्बर नंबर 5 से आ रही थी। वो चैम्बर जो हमेशा खाली रहता था और कभी इस्तेमाल नहीं होता था। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं। मैंने माँ की नसीहत याद की, उनकी बात मत सुनना। लेकिन वो आवाज अब मेरे कानों में चीख रही थी, राम, अंदर आओ और देखो मेरा दिल निकाल लिया गया। मेरा कातिल आजाद है। क्या तुम्हारी गरीबी तुम्हें सच देखने से रोकेगी? ये आवाज मेरी इखलाकियात पर वार थी। वो जानती थी कि मैं किस चीज से डरता हूँ। मुझे गरीबी का खौफ मौत के खौफ से ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस आत्मा ने मेरी गरीबी को मेरा हथियार बना लिया था। मैंने चीख कर अपनी आंखें खोली और जोर से बोला, मैं नहीं जाऊंगा। मैं ना तेरा इंसाफ कर सकता हूं और ना ही तेरी मदद। मेरे सीने में कोई दिल नहीं है जो तेरे काम आए। मेरा दिल मेरे घर पर है। जैसे ही मैंने ये अल्फाज कहे, सिसकने की आवाज फौरन रुक गई और उसके बाद जो खामोशी आई वो मौत से ज्यादा डरावनी थी। मैं 2 हफ्ते काटने के बाद जिस्मानी और जहनी तौर पर थक चुका था। मेरी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे। मैं जब घर जाता तो मां मुझे देखकर खौफजदा हो जाती। मनीष, तू सोता नहीं। 14वीं रात जब दिनेश आया तो मैंने उसे रोक लिया। उस वक्त मेरे अंदर की मजबूरी ने मेरे खौफ पर काबू पा लिया था। काका, दिनेश, एक बात पूछनी थी। हाँ मनीष, उसने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। क्या इस मुर्दा खाने में
कभी कुछ अजीब हुआ है? मेरा मतलब है, क्या कोई कह सकता है कि यहां कोई आत्मा है? दिनेश ने सिगरेट का गहरा कश लिया और लंबी सी खांसी। उसकी आंखें जो हमेशा थकी हुई रहती थीं, अचानक चमक उठीं। तू भी वो सुन रहा है? उसने कहा। उसकी आवाज में हैरत नहीं बल्कि एक अजीब सी थकन थी। मैं देख भी रहा हूं। काका, मैंने उसे दिल निकालते हुए देखा है। मेरी आवाज कांप रही थी। दिनेश ने सिगरेट नीचे फेंका और उसे पैरों से कुचल दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई मजाक नहीं था। मनीष, वो माधुरी है, उसने सरगोशी की। बहुत साल पहले की बात है। वो इस अस्पताल में एक नर्स थी। बहुत खूबसूरत, नेक लड़की थी। लेकिन एक रात एक बड़े डॉक्टर ने उस पर गलत नजर डाली। जब उसने मुजाहिमत की तो उस डॉक्टर ने उसे मार दिया। दिनेश ने गहरा सांस लिया। उसने उसे मारने के बाद खुद को बचाने के लिए उसकी लाश को पोस्टमार्टम टेबल पर रखा और ये दिखाया कि उसने खुदकुशी की है। और फिर कहानी ये है कि डॉक्टर ने अपने जुर्म को हमेशा के लिए छिपाने के लिए उसके जिस्म का सबसे अहम उजाव, उसका दिल निकालकर कहीं छिपा दिया, ताकि ये साबित हो सके कि यह दिमागी बीमारी का नतीजा था जिससे उसने खुदकुशी की। और वो दिल कभी नहीं मिला। और अब वो क्या करती है? मैंने डरते डरते पूछा। अब माधुरी की आत्मा जब भी कोई ऐसा मरने वाला जिस्म यहाँ आता है जिसकी शिनाख्त नहीं हुई होती, वो उससे दिल निकाल लेती है। वो अपना खोया हुआ दिल ढूंढ रही है। उसे लगता है कि वो किसी और के दिल को लेकर खुद को पूरा कर सकती है। दिनेश ने मुझे सख्ती से देखा। लेकिन मनीष, वो तुम्हारी जान को कुछ नहीं कहेगी जब तक तुम उसे छेड़ोगे नहीं और जब तक तुम उससे कुछ लोगे नहीं। वो सिर्फ मुर्दों को परेशान करती है। लेकिन काका, वो मेरा नाम पुकारती है और उसने मेरे कमरे तक खून का निशान बनाया था। दिनेश का चेहरा जर्द हो गया। खून तुम्हारे कमरे तक? मनीष, इसका मतलब है कि तुमने कुछ गलत किया है। क्या तुमने गलती से कोई चीज उसकी लाश से उठा ली थी? कोई बाल, कोई कपड़े का टुकड़ा? क्या तुमने मां की नसीहत तोड़ी? मैंने अपने सारे आमाल याद किए। मैंने कुछ नहीं लिया था, मैंने सिर्फ देखा था। लेकिन फिर मुझे याद आया, चेंबर नंबर 4 का साफ किया गया शीशा, वो मेरा तजस्सुस था। मैंने सिर्फ एक बार उसके चेंबर की तरफ देखा था। दिनेश, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। दिनेश ने आहिस्ता से कहा। देखना भी छेड़छाड़ है। अब वो तुम्हें अपना साथी समझती है। वो तुम्हें इसलिए डरा रही है ताकि तुम रात के वक्त उसके लिए शिकार लाने में मदद करो। दिनेश ने जाते हुए मेरी कमर पर हाथ रखा। बस अपने काम से काम रख, और हां, उससे कोई चीज मत लेना। माधुरी बहुत खूबसूरत जेवरात पहनती थी। अगर वो तुम्हें कोई सोना या हीरे की अंगूठी दे भी तो खबरदार, वो लालच भी मौत का रास्ता होगा। ये मेरे 16वें दिन की रात थी। मेरा खौफ अब एक नई शक्ल ले चुका था। अब ये सिर्फ खौफ नहीं था बल्कि एक मुकाबला था। वो आत्मा मेरी मजबूरी जानती थी और मैं उसका दर्द। मैंने फाइलें एक तरफ रखीं और कुर्सी को दीवार से लगा लिया। मेरे पास सिर्फ 4 रातें बाकी थीं अपनी पहली तनख्वाह लेने के लिए। 4 रातें और 60,000 रुपए मेरी किस्मत बदल सकते थे। आधी रात हो चुकी थी। मैंने फिर महसूस किया कि कमरे का दरवाज़ा लहराता तेजी से गिर रहा है। वो आत्मा करीब आ रही थी। मैंने जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार मेरे लहजे में यकीन कम था और थकन ज्यादा। और फिर मैंने दरवाजे की दराज से रोशनी पड़ते देखी। ये टॉर्च की रोशनी नहीं थी, ये किसी चीज की हल्की सी चमकदार रोशनी थी। मैंने आहिस्तगी से झुककर देखा। मेरे कमरे के बाहर फर्श पर जहां खून की पगडंडी रुकी थी, वहां एक चमकदार चीज पड़ी थी। वो एक सोने की बाली थी, छोटी लेकिन चमकदार, पुराने डिजाइन की, बिल्कुल वैसी बाली जैसी गरीब औरतें पहनती हैं। मैं हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गया। ये लालच था जो अब मेरे खौफ से ज्यादा ताकतवर होकर सामने आया। मेरे जहन में फौरन मेरी बहनों की शादी का ख्याल आया। ये बाली बेचकर मैं कुछ ज्यादा रकम हासिल कर सकता था। मनीष, उठा लो, ये तुम्हारी मजबूरी है। मेरे अंदर की आवाज ने चीखा। लेकिन उसी लम्हे मुझे मां की नसीहत याद आई। कोई चीज ही क्यों न मिले, तू वहां से उठाकर अपने पास मत रखना। और दिनेश का आखिरी वार्निंग, वो लालच भी मौत का रास्ता होगा। मैंने अपने हाथ को फर्श की तरफ बढ़ने से रोक लिया। मेरा हाथ दर्द कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य कवच उसे पीछे खींच रही हो। क्या तू मेरा दिल नहीं लेगा? मैंने सरगोशी सुनी। वो बिल्कुल दरवाजे के करीब थी, वही मीठी ठंडी थकी हुई आवाज। ये तेरी बहनों की शादी के लिए काफी है। ये मेरे जेवरात हैं। माधुरी ने इसे तेरे लिए रखा है। मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। मेरे सिर पर पसीना था।
मैंने कांपते हुए कहा, मैं कोई चीज नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। मैंने तेरा राज देखा, लेकिन मैं उसे दफन कर दूंगा। खुदा के लिए मुझे जाने दे। तुम बहुत मजबूर हो मनीष, तुम्हारी मजबूरी तुम्हारा दिल है, वो दिल मुझे क्यों नहीं चाहिए? आत्मा ने कहा, और फिर वो खौफनाक आहिस्ता हंसी गूंजी। ठीक है, अगर तुम ये जेवरात नहीं लोगे तो मैं तुम्हें कुछ और दूंगी। मैंने फौरन अपनी आंखें खोली। कमरे के अंदर मेज पर फाइलों के ढेर के ऊपर एक छोटा सा डब्बा पड़ा था, एक लकड़ी का पुराना डब्बा जो पहले वहां नहीं था। मैंने उसे डरते डरते देखा। वो सोने की बाली बाहरी फर्श पर पड़ी थी। वो आत्मा अब मुझे दूसरे तरीके से बहका रही थी। मैंने डब्बे को नहीं छुआ, मैंने सिर्फ उसे घूरा। आत्मा ने फिर कहा, मनीष, मैं तुम्हें ताकत दूंगी। तुम्हें पता है कि इस डब्बे में क्या है? इसमें उन लोगों के राज हैं जो तुम्हारे मालिक हैं, जो इस अस्पताल के बड़े डॉक्टर हैं। अगर तुम इस डब्बे को खोलकर ये राज बाहर ले जाओ तो तुम्हारी गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। तुम एक दिन में अमीर हो जाओगे और तुम्हें ये गंदी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। ये लालच मेरे लिए सोने की बाली से ज्यादा खतरनाक था। ताकत का लालच, अमीर होने का लालच, एक दिन में अपनी गरीबी खत्म करने का लालच। ये वही ख्वाब था जो मुझे इस मुर्दा खाने तक ले आया था। मैंने गहरा सांस लिया। मेरी मां की झुर्रियां और मेरे वालिद का माजूर जिस्म एक लम्हे में मेरी आंखों के सामने घूम गए। वो मेरे बोझ थे, लेकिन वो बोझ मुझे जिंदा भी रखे हुए था। मैंने डब्बे की तरफ देखा और फिर एक फैसला किया। मैंने फैसला किया कि मैं इस खौफ का मुकाबला करूंगा, लेकिन उसके लालच का नहीं। मैं मेज के पास खड़ा हुआ और डर के मारे मेरी टांगें कांप रही थीं। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज में कहा, जैसे किसी जिंदा शख्स से बात कर रहा हूं, माधुरी, मेरा नाम मनीष है। सुन, अगर तू मुझे वाकई कुछ देना चाहती है तो ये सोना, ये ताकत, ये राज अपने पास रख। मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। मैंने देखा है तुम मुर्दों के दिल निकालती है ताकि तू पूरी हो जाए। मैं थोड़ी देर रुका और अपने दिल पर हाथ रखा। तू कहती है कि तू मेरा दिल ले लेगी। माधुरी, तू ये नहीं ले सकती। मेरे सीने में जो चीज धड़कती है वो अब सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा नहीं है। ये मेरे बाप का कर्ज है, ये मेरी माँ की पुरनम आंखें हैं, और ये मेरी 2 बहनों का मुस्तकबिल है। मेरी आवाज में खौफ कम और गुस्सा ज्यादा था, गरीबी का गुस्सा। मेरा दिल? हा, ये तो पहले ही हजारों टुकड़ों में बंट चुका है। आधा उस दुकान के मालिक के पास है जो मुझे 7,000 देता था, और आधा मेरे घर में उन 4 लोगों के बोझ तले दबा है। तू क्या करेगी ये दिल लेकर? ये सिर्फ तकलीफ देगा तुझे। ये गरीबी का बोझ है जिसे तू नहीं उठा सकती। जैसे ही मैंने गरीबी का बोझ कहा, कमरे में हवा अचानक एक झटके से रुक गई। वो सर्द हवा, वो सरगोशी, वो सब थम गया। मेरे सामने लकड़ी का वो छोटा सा डब्बा अचानक धड़ाम से मेज पर गिरा और टूट गया। उसके अंदर कोई राज नहीं था, कोई कागज नहीं था, सिर्फ खुश्क पुरानी बेरंग मिट्टी थी। खाली वादा। सोने की बाली जो दरवाजे के बाहर पड़ी थी वो भी एकदम गायब हो गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो सरगोशी आ रही थी। वो आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी खामोशी में शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक हैरत थी। उसे पहली बार किसी ने उसके खौफनाक खेल में नहीं हराया था, बल्कि किसी ने उसे ये बताया था कि उसके खौफ से ज्यादा बड़ा खौफ भी दुनिया में मौजूद है, गरीबी का खौफ। मैं रात के बाकी घंटे एक हारे हुए सिपाही की तरह कुर्सी पर बैठा रहा। मेरे दिमाग से खौफ का बादल छट चुका था, लेकिन मैं थक चुका था। मुझे लगा जैसे मैंने एक बड़ी जंग जीती है, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं सिर्फ एक जंग जीता हूं, पूरी दुनिया का नहीं जीत पाया। सुबह 6 बजे जब दिनेश आया तो उसने मुझे देखा। क्या हुआ मनीष, आज तुम पुरसुकून लग रहे हो? कुछ नहीं काका, बस आदत हो गई है। मैंने झूठ बोला। मैंने उसे माधुरी का नाम न बताया, न डब्बे की बात की। ये मेरा और उस आत्मा का राज था। 24वीं रात के बाद 25वीं सुबह मेरा 1 महीना पूरा हो गया। मैंने अस्पताल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर अपना इस्तीफा पेश किया। सर, मुझे अपने गांव जाना है, पिताजी की सेहत खराब है। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। शायद उन्हें मालूम था कि यहां कोई क्यों नहीं ठहरता। मेरे हाथ में 60,000 रुपए का एक चेक था। ये एक सफेद कागज का टुकड़ा था, लेकिन ये मेरे लिए आजादी का परवाना था।
ये वो कीमत थी जो मैंने खौफ और अपनी रूह को दांव पर लगाकर अदा की थी। जब मैं घर आया तो मैंने वो सारे पैसे माँ के कदमों में रख दिए। माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब ये 60,000 रुपए हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खौफ के नहीं सुकून के आंसू थे। वो जानती थी कि मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैंने फौरन पिताजी की बेहतरीन दवा खरीदी, बहनों के लिए अच्छे रिश्ते की बातचीत शुरू हो गई और माँ ने पहली बार सुकून से सिलाई मशीन को हाथ लगाया। मैंने वो 7,000 वाली जनरल स्टोर की नौकरी दोबारा शुरू नहीं की। मैंने शहर से बाहर एक फैक्ट्री में 6,000 रुपए की नौकरी तलाश कर ली। तनख्वाह कम थी, लेकिन वहां मौत का साया नहीं था। वहां मैं सिर्फ जिंदा लोगों के बीच था। मुझे मालूम था कि ये 60,000 रुपए की रकम हमारे लिए ना जिंदगी भर का सहारा नहीं बनेगी। गरीबी एक बार फिर हमें घेरेगी, कर्ज बढ़ेंगे और मुश्किलें दोबारा आएंगी। लेकिन मैं अब डरता नहीं था। मैं अब भी रात को शहर की सड़कों पर चलता हूं और आसमान की तरफ देखता हूं। मैं खुद से कहता हूं, मनीष तो 19 साल का वो जवान है जो गरीबी और मौत दोनों से लड़कर आया है। मैंने मुर्दा खाने में 1 महीना गुजारा। मैं वहां सिर्फ एक लाश को काम करता रहा जो गरीबी के बोझ तले दबा था। मैंने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा खौफ मुर्दा नहीं होता, बल्कि आपकी बेबसी होती है। मेरी मजबूरी ने मेरी जान बचाई। मेरी गरीबी मेरा सबसे बड़ा तावीज़ बनी, क्योंकि उसने आत्मा को ये यकीन दिला दिया कि मेरे पास छीनने के लिए कोई दिल नहीं है, सिर्फ एक बोझ। मैं अब भी गरीब हूं, लेकिन मैं जिंदा हूं, और मेरी माँ, मेरे बाप और मेरी बहनें पहली बार सुकून की सांस ले रही हैं। और मेरे लिए यही 60,000 की सबसे बड़ी कीमत थी। और मैं हमेशा याद रखूंगा, मौत का खौफ भी गरीबी के खौफ से छोटा होता है। मैंने वो बोझ उठाया और उस बोझ ने मुझे बचा लिया। कहानी का इख्तिताम हो चुका था, लेकिन जिंदगी की नई जुस्तजू शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।